हेलो बच्चों, मैं रितेश कुमार मिश्रा आपको क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हमने आपको ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और ऑप्टिक्स चैप्टर में रिफ्लेक्शन चल रहा है, जिसमें आपको मैंने मोस्टली सब टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। अब इसमें एक केवल डेरिवेशन बचा हुआ है, वो भी दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, अथवा इसको हम कह सकते हैं UVF में संबंध। ठीक है, तो ये मैंने बोला था कि इसको मैं एक अलग वीडियो में आपको बना के दूंगा, तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, और आपको एक टॉपिक और भी बचा है अभी, जो है रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन, तो वो भी मैं इसी वीडियो में ही बता दूंगा। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। दोनों दर्पण अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, दोनों दर्पण के लिए सूत्र का निगमन किया जाता है। ठीक है, किसी भी एक पर पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं यहाँ पर एक पर बता रहा हूँ और दूसरे का हिंट दे दूंगा, वो आप खुद लगाइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई एक अवतल दर्पण है। मैं यहाँ अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन लिख दे रहा हूँ। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। इसको एक नाम से और जानते हैं, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन, ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका नाम M1 और M2 है। आप इसको पूरा लिखिएगा। माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है, जिसका ध्रुव P है। ठीक है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, माना, या हम कहते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि माना एक दर्पण अवतल दर्पण M1 और M2 है, जिसकी फोकस दूरी स्मॉल f1 है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक, एक वस्तु AB जो U दूरी पर, कितने दूरी पर, U दूरी पर रखा है। ठीक, जिसका प्रतिबिंब V दूरी पर बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे खींच के दिखा दे रहे हैं, यहाँ से प्रतिबिंब बना रहे हैं। देखिए, एक समांतर किरण गई और यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद फोकस से होकर लौट आई। ठीक है, दूसरी किरण कहाँ से होकर जाएगी, इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। यहाँ देखिए, दर्पण से टकराई और दर्पण से जिस जगह से टकराई उसी जगह से फिर से उसी रास्ते से लौट आई। ठीक है, देखिए कहाँ पे बना प्रतिबिंब, ये देखिए यहाँ पे बना प्रतिबिंब, इसको A', B' लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमने क्या क्या कहा कि जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको V से दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये फोकस दूरी स्मॉल f, ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर, एक लंब खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लंब खींचते हैं, इसका नाम यहाँ P हम इस साइड लिख देते हैं और इसका नाम N रख देते हैं। ठीक है, और इसका नाम D रख देते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि ये चीज़ दिया नहीं था, DN दिया नहीं था, इसको हमने अपने तरफ से इसमें रचना किया है, तो इसको रचना करके लिख देते हैं। रचना DN परपेंडिकुलर AP खींचा। ठीक है, ये हमने लिख दिया, DN परपेंडिकुलर AP खींचा। ठीक है, अब देखिए, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज A', B', के। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये समरूप क्यों है हम इसको भी बता देते हैं आपको। ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री का है। ठीक है,
ये दोनों 90 डिग्री का है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कोण दोनों वर्टिकली अपोजिट, यानी वर्टिकली अपोजिट हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये दोनों कोण इक्वल हो गए, ये दोनों कोण इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो अब हमने सिमिलरिटी वाले रूल में पढ़ा है, यानी समरूपता नियम में पढ़ रखा है, ठीक है। कसौटी हमें पता है, क्या पता है कि अगर दो त्रिभुज की दो कोण, संगत कोण अगर बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ए बी सी ए डैश बी डैश के क्या हो गया, समरूप हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर समरूप हैं तो हम ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे ए डैश सी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आप ले सकते हैं त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों भी समरूप हैं। ध्यान से देखिए, हमने यहाँ परपेंडिकुलर खींचा, ऑलरेडी ये 90 और ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो फिर से वही ए कसौटी द्वारा, ठीक है। आप चाहो तो बगल लिख सकते हो कसौटी ए द्वारा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज डी एन एफ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बी डैश ए डैश एफ ले सकते हैं, समरूप है बी डैश ए डैश एफ के, ठीक है। आप लिख सकते हो डी एन अपान बी डैश ए डैश, या आप लिख सकते हो एन डी अपान ए डैश बी डैश, एन डी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू, यानी अपान को हम बटे में बोल सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश का वर्ड है। और ध्यान से देखिए, ये हो गया। फिर एन एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये है ए बी, इसकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट डी एन या एन डी की भी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। तो आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर एन डी। क्यों? क्योंकि बी डी समांतर है ए पी के, बी डी समांतर है ए पी के। तो आप ए बी रख सकते हो कहाँ पे, एन डी के स्थान पे। तो आप लिख सकते हो अतः समीकरण, यहाँ पे इसको सेकंड मान लो, समीकरण सेकंड में एन डी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, समीकरण सेकंड से हमें क्या मिल सकता है, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एफ बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चेंज और कर लो, यहीं पर चेंज कर लो, ध्यान से देखो, एन एफ। अब हम अगर ये हमें पता है कि दर्पण का द्वारक, जो ये दर्पण का द्वारक है, ये बहुत छोटा हो, यानी द्वारक इसकी ये हो जाए, ये इसका त्रिज्या ये बहुत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, तो ये जो P बिंदु है और D बिंदु है, ये दोनों एक दूसरे के अत्यंत करीब हो जाएंगे। तो जहाँ पे हम N बिंदु लिख रहे हैं, ठीक है, या जहाँ पे हमारा N बिंदु है और ये D बिंदु है और P बिंदु है, ये सब एक ही पॉइंट पर आने की संभावना हो जाते हैं, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे आप समझिए कि मैंने इतनी बड़ी लाइन ऐसे खींच रखा है, अब इसके द्वारा बनाया गया कोण, इसके द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये बिंदु और ये बिंदु इतने पास हैं कि हम इसको एक ही बिंदु मान सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हम जो कंपेयर कर रहे हैं, बहुत छोटा है द्वारक, बहुत छोटा, तो अत्यंत छोटा है। तो ऐसी स्थिति में डी पी पर आ जाएगा और एन भी पी पर चला जाएगा, ठीक है, डी पी के करीब हो जाएगा, एन भी पी पर चला जाएगा जब उसको परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं चूंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है, चूंकि दर्पण का द्वारक
अत्यंत छोटा है, अतः NF बराबर क्या लिख सकते हैं, PF, क्या लिख सकते हैं, PF। ठीक है, तो समीकरण इसको मान लेते हैं कौन सा, थर्ड मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं फोर्थ। तो समीकरण थर्ड और फोर्थ से, समीकरण थर्ड एंड फोर्थ से क्या मिलेगा, AB बटे A डैश B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF बटे A डैश F। ठीक है, इसको समीकरण फिफ्थ मान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, समीकरण पांचवा और समीकरण पहला, AB बटे A डैश B डैश बराबर AC बटे A डैश C, AB बटे A डैश B डैश बराबर PF बटे A डैश F। तो इन दोनों समीकरणों की अगर हम तुलना करें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बायां पक्ष इसके बायां पक्ष के बराबर है, सेम है, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा फिफ्थ से, समीकरण फर्स्ट तथा फिफ्थ से, ठीक है, क्या मिल सकता है हमें, AC बटे A डैश C इक्वल टू PF बटे A डैश F। अब ध्यान से देखो, इन सब का मान हमें रखना है, और वो भी चिन्ह परिपाटी का यूज करते हुए। तो AC का मान, A डैश C का मान, PF का मान, A डैश F का मान, सबका देखते हैं, सबका मान हमें पता है। जिसका पता उसका तो रख सकते हैं, जिसका नहीं पता है उसको हम ऐसा सेट कर देंगे कि जिसका पता है उसके आधार पे वो हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, AC यहाँ पे मिला लो, AC ये देखिए, ये है AC, इतने छोटे का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, यहाँ दे नहीं रखा है। ठीक है, तो इसको हमें सेट करना पड़ेगा ऐसा कि जिसको हमें पता है उसके सहारे पर आ जाए। चलिए A डैश C को देख लेते हैं, A डैश C ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, PF को देख लेते हैं, PF ये दूरी हमें पता है, F, A डैश F ये A डैश F ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए हमें तीनों लोग की वैल्यू नहीं पता है, हम तीनों लोग की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, AC की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, जो हमें पता है उसके सहारे। ध्यान से देखो, AP की वैल्यू पता है, ठीक है, और इसकी भी वैल्यू पता है, CP की वैल्यू, CP की वैल्यू हमने नहीं लिखा है, लेकिन पता है ये, क्योंकि वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या R है, और R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं। R बराबर 2F, पिछली वीडियो में हमने यही बताया आपको, R बराबर 2F, ये हमें पता है। ठीक है, तो AP में से CP अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, AC मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो AC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AP माइनस, ध्यान से देखो, AP इतने बड़े लाइन में से CP घटा देंगे, यानी इतनी बड़ी लाइन घटा देंगे तो इतने बड़ा लाइन बचेगा ना। तो ध्यान से देखो, AP माइनस CP बराबर क्या आ जाएगा, AC, AP माइनस CP बराबर AC। ठीक है, ये AC के स्थान पे लिख दिया। अब A डैश C पर भी ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर भी अगर हम CP में से A डैश P घटा दें, क्योंकि CP भी हमें पता है, A डैश P भी पता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, A डैश C मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, CP माइनस क्या हो जाएगा, A डैश P। ठीक है, अब दूसरा आते हैं PF की वैल्यू हमें पता है, तो इसको ऐसे ही एज इट इज रहने देते हैं, अभी इसका मान रखेंगे। ठीक है, और बचा क्या, A डैश F, ध्यान से देखो, ये भी हमें नहीं पता है, तो हम A डैश P में से FP घटा दें, A डैश P माइनस FP घटा दें। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसे लोग आ गए जिनका मान हमें पता है और उनका मान हम रख सकते हैं। तो हमें किसका किसका मान रखना है, हमें AP का मान रखना है, AP बराबर, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे AP कामा CP कामा A डैश P कामा PF का मान चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए
हुए रखने पर, ठीक है। तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ अलग रहे। ए पी बराबर क्या रहेगा, ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू हमें यू है। और ध्यान से देखो ये दर्पण के किधर है, लेफ्ट साइड में है, यानी दर्पण के सामने है। ध्रुव अगर आपका मान लो आपको निर्देशांक बताया था, निर्देशांक के आप ओरिजिन पर बैठे हो, मूल बिंदु पर बैठे हो, तो अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो इधर चलोगे तो एक्स अक्ष पे इधर चलने पर आपको क्या मिलता है, निगेटिव मिलता है। तो ये किस साइड आ गया, निगेटिव वाले तरफ। यहाँ से चलने पर निगेटिव, यानी इधर के जितने भी वैल्यू हैं सब निगेटिव, यानी जितने आपको इधर लेने हैं सब निगेटिव ही रहेंगे। तो ए पी बराबर क्या हो गया, माइनस यू, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका सी पी, सी पी क्या है, सी पी, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आर, और माइनस आर को हम माइनस टू एफ लिख सकते हैं, माइनस टू एफ, क्योंकि हमें यू भी एफ में संबंध है दिखाना है, तो आर को भी हमने एफ में बदल दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया आपका ए डैश पी, ए डैश पी, ठीक है, ए डैश पी, ए डैश पी की वैल्यू क्या है, भी, क्या है, भी। तो ए डैश पी बराबर माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आया आपका पी एफ, पी एफ की वैल्यू एफ है, यानी पी एफ बराबर माइनस एफ, ठीक है। इसका मान हम रख देते हैं, यहाँ समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 6, ठीक है। तो समीकरण 6 में इनका मान रखने पर, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अतः ए पी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस यू, माइनस है, सी पी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, माइनस टू एफ बटे सी पी माइनस टू एफ, माइनस ए डैश पी के स्थान पे माइनस भी, और पी एफ के स्थान पे माइनस एफ, और ए डैश पी के स्थान पे माइनस भी, माइनस एफ पी या पी एफ, उसको सेम ही तो बोलेंगे, माइनस एफ, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, यहाँ पे लाइन खींच के मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये देखिए माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होके प्लस, माइनस माइनस का गुणा होके प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यू प्लस टू एफ बटे माइनस टू एफ प्लस भी बराबर माइनस एफ बटे माइनस भी प्लस एफ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इनका तिर्यक गुणा करा लीजिए, तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो माइनस यू प्लस टू एफ, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में माइनस भी प्लस एफ, बराबर इसका गुणा कराओगे माइनस एफ ब्रैकेट में माइनस टू एफ प्लस भी, ठीक है, ये हो गया। अब इनका गुणा कराओ, माइनस यू से कराओगे पूरे में तो क्या आ जाएगा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, और यू भी बराबर यू भी होगा, ठीक है, ये प्लस यू भी, और इसका कराओगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और यू एफ आ जाएगा। इसका कराओगे तो प्लस गुणे माइनस बराबर, अब इसका सबसे करा लो इसमें, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस और टू एफ भी, ठीक है। इसका कराओ प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस ही होगा, और टू एफ स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कराओ माइनस एफ से अंदर कराओ तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस टू एफ स्क्वायर, और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस एफ भी। अब ध्यान से देखो, टू एफ स्क्वायर बराबर के दोनों इस पार उस पार हैं, और दोनों का चिन्ह सेम है तो कट जाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोनों प्लस में हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये देखिए ये क्या है, ये माइनस टू भी एफ, और ये क्या है, ये भी माइनस भी एफ है, ये दोनों सेम है तो सबको एक साइड ले आओ, पहले सबको एक साइड, इसको इधर ले आओ, तो यू भी माइनस यू एफ माइनस टू एफ भी, और ये आएगा प्लस एफ भी हो जाएगा बराबर जीरो के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक प्लस है और एक माइनस है, और दोनों सेम है, तो दो में से एक घट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक, और एक लिखा नहीं जाता तो भी एफ बचेगा यहाँ पे, तो इसको हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, भी एफ, तो यू भी माइनस यू एफ, और ये माइनस में भी एफ भी या भी एफ बराबर जीरो। अब हम यू भी एफ से,
ठीक है, दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ यू भी एफ, जीरो में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो हम लिख देते हैं यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, यू भी एफ से भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, तो यू भी एफ बटे यू भी एफ, नहीं यू भी बटे यू भी एफ माइनस यू एफ बटे यू भी एफ और माइनस एफ भी बटे यू एफ भी कर दें या यू भी एफ कर दें, यू भी एफ बराबर जीरो के, उधर जीरो ही रह जाएगा, भाग देने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखो ये यू भी से कैंसिल, यू एफ से कैंसिल और एफ भी से कैंसिल हो गया, मिला क्या 1/f माइनस 1/v बरा माइनस 1/u इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको हम एक साइड कर लेते हैं, ध्यान से देखो 1/f को इधर ही रहने देते हैं और उसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/f इक्वल टू 1/v, ये उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया और ये भी प्लस हो जाएगा प्लस 1/u। यही हमारा u भी f में संबंध है और यही दर्पण सूत्र है और यही ही अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र है, यही ही उत्तल दर्पण के लिए भी फोकस दूरी का सूत्र है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान से देखिएगा, जैसे किया गया है इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए। इसको समझने से आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, जब लेंस फार्मूला यानी लेंस का सूत्र निगमन कराया जाएगा तो एज इट इज सेम इसी तरह वो भी रहेगा, इसीलिए मैं इसको बताया हूँ कि एक इधर देखे रहोगे तो उधर का भी आसानी होगा समझने में, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हमारा टॉपिक्स जो आता है वो आता है गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो उसको बताने से पहले मैं अवतल का बता दिया हूँ, उत्तल का भी हिंट दे देता हूँ, उत्तल दर्पण का हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। कहाँ गया मिटाने वाला, हाँ मिल गया। यहाँ पे उत्तल दर्पण के लिए हेडिंग डाल लीजिए और मैं केवल फिगर बना देता हूँ, समझा देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। सिंपल जैसे इसको किया गया वैसे वो भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक, और आप मान लीजिए कि यहाँ पर एक माना एक उत्तल दर्पण M1 M2 है जिसकी ध्रुव P है, ठीक है, फोकस F है, ठीक है, और वक्रता केंद्र C है, ठीक। इस दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है, ठीक है, और वक्रता त्रिज्या R कैपिटल R, ठीक है, जिसको आप 2f ले सकते हो, ठीक। माना एक वस्तु AB जो u दूरी पर, u दूरी, ये u हो गया ना, u दूरी पर रखा है, जिसका प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हुआ समांतर किरण गई और ये परावर्तन के पश्चात ऐसा लग रहा है कि फोकस से आई है और दूसरा इसके वक्रता केंद्र की ओर जा रही है और उसी रास्ते से वापस लौट आई। ये दोनों मिले कहाँ, यहाँ पे, तो ये A' B' एक प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप फिर से इस पॉइंट को D ले लो, ठीक है, वही नाम दो जो पिछले में दिए थे, तो पूरा डेरिवेशन ही ऐसे आ जाएगा, बस यहाँ पे वैल्यू रखने पर थोड़ा माइनस प्लस का आएगा और उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब खींचा जो n है, यहाँ हमने n दिया था, n ले लीजिए, ठीक है। अब आपको दो त्रिभुज लेने हैं, ठीक है, दो त्रिभुज करके आपको वही समरूपता का सिद्धांत लगा देना है। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा त्रिभुज आप लिख सकते हो, वही त्रिभुज ABC, ध्यान से देखो, ये बड़ी सी त्रिभुज और इसके अंदर A', B', C ले लें, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ध्यान से देखो, ABC और A', B', ये दोनों समरूप हैं, तो आप लिख सकते हो AB बटे A' B' बराबर AC बटे A', ठीक है, ये लिख लेना। और दूसरा त्रिभुज आप ले लेना NDC और A' B' F, नहीं NDC गलत हो गया, NDF
और ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज ले लेना। एन डी एफ और ए डैश बी डैश एफ ये लेना, ठीक है। और इसमें आपको मिलेगा कि आप इन दोनों को समरूप दिखाओगे तो एन डी बटे ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे ए डैश एफ। वही सिद्धांत जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि एन डी को आप, एन डी जो है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो जितनी हाइट इसकी उतनी हाइट इसकी, ठीक है। और दूसरी बात, एन पी के भी करीब आ जाएगा, वही कंडीशन लिखना है। चूंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा है तो एन पी के करीब हो जाएगा, तो जहाँ एन है वहाँ हम पी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आप लिख लीजिएगा और उसके बाद डेरिवेट कर दीजिएगा। और आपको सॉल्व करने पर कंपेयर कराओगे या तुलना कराओगे तो वो ऐसे ही कंडीशन मिलेंगे जैसे इसके मिले हैं। और यहाँ पे आपको यू हमने दिखा दिया, ये आपका हो गया v, ये आपका हो गया v, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी, और ये आपका हो जाएगा फोकस f, इससे थोड़ा सा बड़ा, ये f पर फोकस दूरी, और ये आपका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या यानी 2f। अब ध्यान से देखो, जहाँ आप इसकी वैल्यू रखना तो वहाँ v पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, v पॉजिटिव रहेगा आपका, fb पॉजिटिव रहेगा और 2fb पॉजिटिव रहेगा। केवल यहाँ पे u जो आपका है वो निगेटिव में रहेगा चिन्ह परिपाटी में। बाकी आप ऐसे हल कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, इसको रखने पर, ठीक है। उसमें भी u भी f से भाग देने पर ही मिलेगा, ठीक। तो चलिए, ये आपका डेरिवेशन आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद आते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है, रेखीय आवर्धन, गोलीय दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन, ठीक है। ये अंतिम टॉपिक है, इसके बाद इस पर जो न्यूमेरिकल रहेगा इम्पोर्टेंट वो करा देंगे। और हर एक न्यूमेरिकल मैं अलग अलग वीडियो में डालूंगा। हो सके एक वीडियो में 2 न्यूमेरिकल या 3 हो जाए, नहीं तो मोस्टली कोशिश करूंगा एक ही न्यूमेरिकल का वीडियो बना के डाल दूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो, टाइम भी ज़्यादा ना लगे। कोई एक ही न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, रेखीय आवर्धन, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक। देखिए, रेखीय आवर्धन, यहाँ पे आप सिंपल सा एक लैंग्वेज सीख लीजिए। देखिए, आवर्धन का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु की तुलना में वो प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा अथवा छोटा है, ठीक है। कितना गुना है, आप इसको ये बोल सकते हो, वस्तु की तुलना में वो प्रतिबिंब कितना गुना है। अब वो कितना गुना का मतलब वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आपको केवल तुलना करा के ये पता करना है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो कितना गुना है वस्तु की तुलना में, ठीक है। तो इसको रेखीय आवर्धन ऐसे भी बता देते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन बोल देते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन को हम m से दिखाते हैं, ठीक है, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से दिखाते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो डिफिनीशन देते हैं वो हम कहते हैं कि जो रेखीय आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे यानी अनुपात रहता है किससे, वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसको हम चिन्ह दे देते हैं। हम जो दिए हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम कैपिटल I से दिखाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को कैपिटल O से दिखाते हैं। तो एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला और आता है, m बराबर -v/u, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब इन दोनों फार्मूलों को अगर मिला दें
तो हमारे पास रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो जाता है, m बराबर I/O अथवा -V/U। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंडीशन होता है कि अगर अब मैं इसको शॉर्ट और कर देता हूँ और न्यूमेरिकल के लिए आपका सरल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर m की वैल्यू, आपको कोई रेखीय आवर्धन दिया है और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया, 1 से बड़ा आ गया, ठीक है, आपने सॉल्व किया, रेखीय आवर्धन निकाला और 1 से बड़ा आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। ठीक है, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ गया, अगर m की वैल्यू 1 के बराबर आ गया तो प्रतिबिंब जो है हमारा वो वस्तु के बराबर है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, यानी जितना बड़ा प्रतिबिंब उतना बड़ा वस्तु है। और अगर m की वैल्यू आपका 1 से छोटा आ गया, ठीक है, तो प्रतिबिंब की साइज जो है वो वस्तु से छोटा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। ठीक है, ये हुआ, आप m देखकर पता लगा सकते हो कि प्रतिबिंब बड़ा है छोटा है। ठीक है, और आप m की वैल्यू ही देखकर ये भी पता लगा सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू, ध्यान से देखिए, m की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, m की वैल्यू निगेटिव आ जाए यानी माइनस में आ जाए, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, निगेटिव। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो आप न्यूमेरिकल देखकर ही पता लगा सकते हो कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब का आवर्धन क्या है, ये सब न्यूमेरिकल में पूछेगा। ठीक है, तो प्रकृति आप यही सब देखकर बता सकते हो। ठीक है, चलिए, ये आपका इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट खत्म हुआ। अब आपको न्यूमेरिकल करा देंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।